सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास हुआ था, पक्षियों के विकास की बात करें सरीसृपों से हुआ था। जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ था तो मत्स्य वर्ग से हुआ था। नेक्स्ट, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था, ये हुआ था सरीसृपों से। नेक्स्ट बात करें, प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं तो जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट, उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को टोटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। नेक्स्ट बात करें, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि ये किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आनुवंशिकी। नेक्स्ट बात करें, आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी, किसने दी थी? ग्रेगर जोहान मेंडल ने। आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता के पिता बोलते हैं। नेक्स्ट, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम चुनाव किया था तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। नेक्स्ट, आनुवंशिकता की इकाई होती है, यहाँ पे जीन होती है। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? जीन की बात करें ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन के संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो था वो वीडल तथा रेटम ने प्रतिपादित किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडल तथा रेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक थे, तो जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे? जोहानसन। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। किसने? खुराना ने। माता पिता के गुणसूत्रों की उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो अभी हमने बात किया था नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये होता है गुणसूत्रों द्वारा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23 जोड़ी, जोड़ी की बात हो रही है 23 जोड़ी। अगर जो सिंगल में पूछे तो कुल 46, कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब यहाँ पे हमने बोला था आपको कि 23 जोड़ी होती है टोटल, 22 जोड़ी होता है ऑटोसोम, ये तो मेल हो या फीमेल समान होता है, और एक जोड़ी होता है आपका जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब इस एक जोड़ी की अगर जो हम बात करें, इसमें अगर जो XX निकल के आ गया तो आप कहोगे लड़की होगी, और XY हो गया तो लड़का होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो XX होगा, XY होगा तो लड़का होगा, नर का गुणसूत्र सम्मिलित होगा, XX होगा तो मादा होगी, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, पिता का क्रोमोसोम होता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी, ऑटोसोम की बात हो रही है 22 जोड़ी होती है, सेक्स क्रोमोसोम 1 जोड़ी होती है। कौन सा लिंग सहलग्न रोग है? वर्णांतता की बात करें आनुवंशिक रोग होता है, ये लिंग सहलग्न रोग भी होता है। शिशु का नेतृत्व पिता स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट। शिशु नेतृत्व की बात करें, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई अगर जो साबित करना चाहता है ये मेरी पिता है, ये मेरी माता, तो डीएनए तथा फिंगरप्रिंट ये एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये पता चल सकता है, ठीक। वर्णांधता वाले व्यक्ति को रंग दिखाई देता है यहाँ पे हरा, तो लाल रंग जो होगा तो उसे हरा दिखाई देगा, ठीक। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है तो इसको जाना जाता है प्रोटोनोपिया व ड्यूटोरोनोपिया। नेक्स्ट बात करें, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण होंगे, तो ये पुत्रियों के पुत्रों में, मतलब उसके पुत्र में नहीं होगा, उसके पुत्रियों के पुत्रों में होगा, ठीक। लाल हरा वर्णांधता किसके काल होता है? तो यक्ष गुणसूत्रों की वंशागति के काल होता है। हीमोफीलिया की बात करें, यह रक्त का थक्का नहीं बनता हीमोफीलिया में। और अगर जो बात करें गुणसूत्रों में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता तो ये होता है जीनोम या जीन होता है, ठीक। आगे बात करें, आगे हमारा वनस्पति विज्ञान है। पेड़ व पौधे व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं तो इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक, इसको हमने पहले चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया था, थियोफ्रेस्टस। और हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन थे? चूंकि वनस्पति विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टस, इसलिए इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक को लिखा था थियोफ्रेस्टस ने। आगे बात करें, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी की बात करें, इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ये करते हैं पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत।
फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, किसमें होती है? पत्तियों में होती है। पत्तियों में जलरंध्र पाए जाते हैं, उसी में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोरिक ग्लिसरीन अम्ल। ऑक्जिन कैसा हार्मोन है? ये ऑक्जिन की बात करें, ये प्रकार का पादप हार्मोन है। तने में वृद्धि को मापने का यंत्र है तो ऑक्जिनोमीटर के द्वारा तने में वृद्धि को मापा जाता है। हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पैरामीशियम नाम से। क्लोरोफिल में उपस्थित होती है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है तो पानी से। दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो राइजोबियम नामक जीवाणु है जो दलहन के जड़ों को नष्ट करते हैं। नारियल में प्रकीर्णन कैसे होता है? तो पानी के द्वारा होता है। जिन फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम सत्य फल बोलते हैं। सत्य फल के उदाहरण की बात करें, सेब, कटहल, नाशपाती। एग्जाम्पल ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि सत्य फल इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जिन फलों के निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन्हें हम सत्य फल बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे सेब, कटहल, नाशपाती, इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है लाल प्रकाश में, न्यूनतम किसमें होती है? हरे प्रकाश में। लाल जल को जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। और भोजन को यहाँ पे बात करें, आपका कुछ इस प्रकार से वृक्ष होता है तो जो जल होता है, खनिज लवण होते हैं, वो यहाँ पे मिट्टी में होते हैं। तो ये मिट्टी से ऊपर पत्तियों तक या ऊपर तक पौधों में तनों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो जाइलम करता है। और प्रकाश संश्लेषण से जो पौधों में भोजन बनता है वो जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दो प्रकार से बनेगा, जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है जाइलम और भोजन को पत्तियों से जड़ तक पहुंचाता है फ्लोएम। आगे बात करें, जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा है तो जैमिया इग्निया। मृदा अपरदन रोकने में सहायता प्रदान करता है तो ब्रायोफाइटा। दूध से दही बनने में सहायक होता है लैक्टोबैसिलस। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की थी, किसने की थी? लुई पॉस्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पॉस्चर ने। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। आगे बात करें, वे पौधे जिसमें पुष्प व बीज नहीं होता क्या कहलाते हैं? अपुष्पी पौधे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है सिकोया। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस का बीजांड सबसे बड़ा बीजांड होता है। कवक व शैवाल दोनों वर्ग के पौधे से मिलकर बना होता है। ये देखो ध्यान रखना, लाइकेन। लाइकेन की बात करें, कवक व शैवाल दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है। अफीम प्राप्त होती है तो अफीम कच्चे फलों के लैक्टस से अफीम प्राप्त होती है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं तो ये होते हैं बैसिलस मेगाथेरियम। चाय व गेहूं किस मूल के पौधे हैं? तो ध्यान रखिएगा, चावल व गेहूं सोलेनेसी मूल के पौधे हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनती है? तो गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनती है? तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज के संयोग से बनती है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है एथिलीन। अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सल्फर व नाइट्रोजन की ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट बात करें, हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो ये माना जाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। मरुस्थलीय पौधों के अध्ययन को कहते हैं जीरोफाइट्स। पत्तों में पर्णहरित होता है कोशिका में। सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा होता है जेमिया पिग्मिया। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र की बात करें शैवालों में होता है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा होता है? लेमना होता है, एक प्रकार का जलीय पौधा है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा की बात करें तो यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा पुष्प, ये बार बार पूछा जाता है, तो उल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प की बात करें तो रेप्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करती है? तो पत्ती श्वसन करती है। और सिंकोना या सिकोया वृक्ष के किस भाग से कुनन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। और वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कहते हैं कार्टिकल्स। आगे चलें, सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस का बीजांड सबसे बड़ा होता है। और अगर जो हम बात करें इसी साइकस के जो तनी मंड होता है उससे हम साफ हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय, संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, ये किसके अंतर्गत करते हैं? हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है।
पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? तो तने से हल्दी पाया जाता है। पौधे जो खारे पानी से पैदा होते हैं उसे कहते हैं हैलोफाइट्स। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या बोलते हैं? तो जलरंध्र बोलते हैं, जिसे हाइड्रोथोड़ बोलते हैं, हाइड्रोथोड़ भी बोलते हैं। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होती है तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है तो अरुद्भिद से। फर्न पौधा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टेरिडोफाइटा से। नेक्स्ट बात करें, पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। आलू का बदला हुआ रूप है तो ये तने का बदला हुआ रूप है। अंतरिक्ष यात्री अपने कैबिन में किस शैवाल को उगाते हैं? तो क्लोरेला नामक शैवाल को उगाते हैं। कवक अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। पौधों कवक में भोजन संचित रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में कवक में भोजन संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल ये सारे आवश्यक है। जलीय पौधे CO2 कहां से लेते हैं? तो ये जल में घुली CO2 को लेते हैं। पौधों की आयु निर्धारण की विधि कहलाती है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स है तो ऑक्सीजन हार्मोन्स है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है पौधों के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट बात करें, बौने पौधों को लंबा करने वाले व फूल बनाने में मदद करता है कौन करता है? निब्रिलेंस हार्मोन्स। आगे बात करें, ऑक्सीजन की उपस्थिति कोशिका विभाजन व विकास में मदद करती है तो साइटोकाइनिन के। आगे चलें, इसमें क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, वनस्पति विज्ञान। पौधों में आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन्स होते हैं तो ये होते हैं साइटोकाइनिन। वृद्धि हार्मोन किसे बोलते हैं? तो एबिसिसिक एसिड को वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं। पौधों में एक पात्र ऐसा हार्मोन्स जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इथिलीन। फूलों को खिलाने वाले हार्मोन्स को कहते हैं फ्लोरिजेंस। पौधों में जख्म भरने का काम कौन करता है? ट्राउमैन करता है। तंबाकू की पत्तियों में होने वाले रोग का कारण है टोबैको मोजेक वायरस। नेक्स्ट बात करें, लौंग प्राप्त होती है तो फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है। आगे बात करें, कुछ फल व उनके खाने योग्य भाग की बात कर लेते हैं। तो सेब की बात करें तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती की बात करें इसका भी पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है। आम की बात करें इसकी मध्य फल वृत्ति खाई जाती है। अमरूद की बात करें तो फल वृत्ति व बीजांडासन खाया जाता है। अंगूर की बात करें तो फल वृत्ति व बीजांडासन खाया जाता है। पपीता की बात करें इसकी मध्य फल वृत्ति खाई जाती है। नारियल की बात करें तो भेड़ पोषण खाया जाता है। और केला की बात करें मध्य व अंतर फल वृत्ति खाया जाता है। इसका स्क्रीन आप लोगों